महाराष्ट्र के लोकसभा के जो चुनाव है उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जो कि महाराष्ट्र के प्रचार समिति के प्रमुख भी है। आज हम उनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। पृथ्वीराज जी, आपका स्वागत है द वायर में। और पहले तो आपको बताइए कि आप महाराष्ट्र के प्रचार समिति के प्रमुख बन चुके हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो आने वाले इलेक्शंस है 2024 के लोकसभा के, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो 48 सीट्स आते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सीट्स है लोकसभा के। तो कांग्रेस का जो प्रचार समिति का प्रमुख होने के नाते आप किस मुद्दों के तहत लोगों के सामने जाना चाहेंगे इस इलेक्शंस में? देखिए अतुल जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए अभी तक तो अ, जगह का और उम्मीदवारों का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है दोनों तरफ से। हाँ, विकास आघाड़ी हो या हाँ युति हो। कुछ जगह तो कौन सी जगह कौन सी पार्टी लड़ेगी उसके बारे में भी कुछ शंका है, कुछ मतभेद है। और उसके बाद एक बार जब कौन सा दल कौन सी सीट लड़ेगा ये निश्चित होगा, तो उसके बाद वो दल किसको प्रत्याशी बनाएगा वो बात आती है। मेरे जो अभी मैंने आकलन किया है, अभी 48 में से करीब करीब 27-28 जगह पे पावर सीट शेयरिंग भी हो चुका है और वहां पे उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। यानी कि दोनों दलों को मिलाकर करीब करीब 20 एक जगह पे अभी भी फैसला नहीं हुआ, जो एक आध दिन में होने की उम्मीद है। उसके बाद ही असल में प्रचार आरंभ होगा। एक तो बहुत धीमी गति से ये चुनाव, बहुत लंबे समय तक ये चुनाव रखा गया है, तो इसलिए वो इंटेंसिटी प्रचार की जो दिखती है वो शायद इस बार नहीं दिखेगी। लेकिन हमारी कैंपेन कमेटी में हम ये देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय नेता कौन आएंगे, कौन से क्षेत्र में जाएंगे। हमारे जो तीनों दल है, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप, राष्ट्रवादी एनसीपी शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस पार्टी, तो हमारे शीर्ष नेता हमारे मित्र पक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। हमारे नेता एनसीपी के एरिया में जा सकते हैं, जॉइंट मीटिंग कर सकते हैं, जो क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये सब तय होगा। लेकिन अभी तक कौन कौन सी जगह लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा, उसी पे बातचीत चल रही है। करीब करीब महीना हो गया, इसको ही फॉलो करते मुद्दों हुए की बात नहीं शुरू हुई। ये जब लड़ाई प्रचार सही मात्रा में आरंभ होगा और जब मुद्दों पे बात आएगी, तब असल में हम जान जाएंगे कि क्या लोग राम मंदिर जैसे मुद्दे से प्रभावित है, जो महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, या लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मोदी जी ने जो पिछले 2 चुनाव में जो वादे किए थे, जो अब जुमले निकले, तो उनको कौन पूरा करेगा। अब नए वादे मोदी जी कर रहे हैं। तो ये चुनाव हम मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, ना किसी व्यक्ति पर। और मोदी जी उसको प्रेसिडेंशियल, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव जैसे करना चाहते हैं कि हमारे पास तो मोदी है। मैं समझता हूं कि लोगों के बहुत गंभीर विषय है और उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की बात की है। यस। युवाओं को न्याय, महिलाओं को न्याय, किसानों को न्याय, रोजगार, कामगारों को न्याय और साझेदारी के लिए न्याय। और ये न्याय हम आगे तक पहुंचाएंगे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कोई अ, विकसित राष्ट्र वगैरह ऐसी घोषणा में नहीं पड़ेंगे। हम तो विकास करेंगे, और लेकिन विकास का लाभ आखिरी तबके तक पहुंचे, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सर्व समावेशक विकास हो, इसका हमारा प्रयत्न रहेगा। फिर मुद्दों की लड़ाई होगी, एक फिलॉसफी की लड़ाई होगी कि चकाचक अपने रास्ते बना दिए, लेकिन रास्ते बनाना क्या काफी है? शिक्षा का क्या हाल है, आरोग्य स्वास्थ्य का क्या हाल है, सामाजिक सुरक्षा का क्या हाल है, किसानों की आमदनी का क्या हाल है, विज्ञान की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या हाल है? क्या हम दुनिया का नेतृत्व कर पाएंगे? इन क्षेत्रों को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। युवाओं की स्किल की बात नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये करना सिर्फ कि सिर्फ रास्ते और एयरपोर्ट बनाने से एक विकसित देश बन जाएगा, ये गलतफहमी है मोदी जी की। उससे नहीं कुछ होगा। और देखिए, और
दूसरी बात ये भी अभी सामने आई है कि कॉन्ट्रैक्ट देना, बड़े बड़े पुल और रास्ते बनाने में एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी उसका संबंध आगे आया है। तो क्या ये सिर्फ कमीशन खोरी के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं? तो ये समझता हूँ कि जब मुद्दों पे लड़ाई होगी, मुद्दों की चर्चा होगी, तब लोग मुद्दों पे अपना मत देंगे। मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि फर्स्ट फेज के वोटिंग के लिए 18 से 20 दिन बचे हैं। आपका कोalition यानी महाविकास आघाड़ी जो है अभी तक सीट शेयरिंग पर ही अटकी है। जैसे कि हम देखें, सांगली की जो सीट है उस पर थोड़ा सा पेच बना हुआ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में। अभी तक कुछ सीटें जैसे आपने भी बताया कि अभी तक वो अनाउंस नहीं हुए। इसमें देरी क्यों हो रही है? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो फैक्टर था, आप वंचित बहुजन आघाड़ी से कोलिशन क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह रही कि अभी वंचित जो है अपने स्वतंत्र उम्मीदवार इस इलेक्शन में उतार रहा है, और इसका क्या असर होगा महाविकास आघाड़ी या स्पेशली कांग्रेस के वोटों पर? जी, मैं हम्म। आपको बताऊं, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो महाविकास आघाड़ी के सीटों का बंटवारा होना, या कौन सीट लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा, इसमें जरूर कुछ देरी हो रही है, लेकिन महायुति में भी वही हालत है। मैं समझता हूँ कि अभी 48 में से मात्र 27-28 जगह पे दोनों दोनों तरफ से मिलके कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी पार्टी लड़ेगी और कौन प्रत्याशी होगा, इस पे आम राय बन चुकी है। 20 जगह अभी भी फैसला हो रहा है दोनों दलों का। तो ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी में देरी हो रही है ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ 48 में से 46 के करीब सीटों में कौन सीट लड़ेगा उस पर अंतिम निर्णय लिया गया है। एक दो जगह की चर्चा चल रही है, वो आज तक हो जाएगी। उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दल चुनाव लड़ रहा है वो अपने अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को उतारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चर्चा हो सकती है, हो रही है, और जो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात आपने वंचित आघाड़ी की। जिस पूरे चुनाव का जो मूल सूत्र है कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से, वो है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो, जो कि 14 में हुआ था, 19 में भी हुआ था। नतीजा हमने देख लिया। इसका सीधा तो बंटवारा ना हो, इसलिए हमने इंडिया आघाड़ी की स्थापना की। अब उसमें एक दो दल ना आने के कारण बंगाल, बिहार में कुछ नहीं हो सका, लेकिन एक व्यापक तौर से हमने इंडिया आघाड़ी का गठन किया है, और ये इसीलिए किया है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। और मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो, जैसे कि 14 और 19 में हुआ था। अगर वो बंटवारा नहीं होगा, नहीं होता, तो मोदी जी नहीं जीत सकते। तो उनकी कोशिश थी कि बंटवारा हो, उसी की एक स्ट्रैटेजी का भाग है कि वंचित आघाड़ी, जिसको हम अपने साथ पे लेना चाहते थे, वो नहीं आ रही है। वो अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जिससे कि वोटों का बंटवारा होगा, मोदी जी को फायदा मिलेगा। वैसे ही ओबीसी बहुजन आघाड़ी भी 10-15 उम्मीदवार खड़ी करने की बात करी। ये मैं समझता हूँ कि इसका सीधा लाभ नरेंद्र मोदी को होगा। एक तरफ वंचित का फैक्टर है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि मराठा रिजर्वेशन का जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर या इस लोकसभा इलेक्शन पर कैसे हो सकता है? आप इस तरह को, इस आंदोलन को चुनाव को कैसे जोड़ते हैं और इसको कैसे तरह से आप देखते हैं? देखिए, मराठा आरक्षण की मांग बहुत दिन से प्रलंबित थी। मैं जब मुख्यमंत्री था तब पहली बार मैंने 60 साल के बाद इस विषय को गंभीरता से लिया, और 2014 में मेरी सरकार ने, जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने मराठा समाज को 16% आरक्षण देने की कोशिश की। लेकिन हमारी सरकार गई, जो दूसरी सरकार आई, उन्होंने कोर्ट में हमारे आरक्षण कानून का वहां पे बचाव नहीं किया, डिफेंस नहीं किया। हमारा कानून स्थगित किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बाद देवेंद्र जी ने एक बार कोशिश की, और तीसरी बार अब फिर से कोशिश की है। तो क्या ये आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा, ये अलग बात है। लेकिन तब तक लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे, और उसका फायदा देवेंद्र जी लेंगे कि हमने भी तीसरी बार आपको आरक्षण देने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मराठा आरक्षण के जो नेता है, जैसे कि जरंगे पाटिल की बात हम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कौन इसका आड़ा।
उन्होंने तय किया है कि कौन सा नेता इस आरक्षण के असल में खिलाफ में है। या उन्होंने एक स्टेटमेंट और देके ऐसे भी किस बोला था नेता कि के जो आरक्षण के खिलाफ है उनके खिलाफ मराठा कम्युनिटी किस नेता के लिए वो बहुत बुरी तरह से हराने में लगे हुए। अगर प्रत्याशी खड़े रखने के बजाय अगर एक व्यक्ति को वो जिम्मेदार पकड़े और उस व्यक्ति के सभी दल के लोगों को अगर हराने की कोशिश करे तो मराठा आंदोलन का कोई इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा। वो प्रत्याशी खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वंचित के उम्मीदवार हो चाहे ओबीसी बहुजन के उम्मीदवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक पॉजिटिव निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं इनके पक्ष में वोटिंग करूंगा या इनके खिलाफ वोटिंग करूंगा। अगर आपका मानना है कि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र की राजनीति का मराठा आरक्षण की मखौल उड़ा रहा है, मराठा आरक्षण के खिलाफ है, तो उस व्यक्ति के पार्टी के सभी दलों को हराने का फैसला अगर मराठा समाज करे तो कुछ हासिल होगा। जिस तरह से केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, एक तरफ उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, एक तरफ सरकार ये भी बोलती है, मोदी जी ये भी बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जैसे ही लोकसभा इलेक्शन से पहले हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता जो थे अशोक चव्हाण, जिन पर आदर्श घोटाले के आरोप थे, वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी तरफ अजीत पवार पर जो है उन्होंने तंज कसा था एक सभा में, और दूसरे तीसरे दिन पूरा एनसीपी स्प्लिट होके अजीत पवार भी सत्ता में जाके शामिल हो गए। अभी जो ये दो नेता है उनके नाम स्टार कैंपेनर्स के लिस्ट में आ गए हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को मतलब लेते नहीं है या भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये भ्रष्टाचार के आरोप होने वाले कई सारे नेता है महाराष्ट्र के, जैसे कि ईडी की पूछताछ चल रही है अभी, वो सभी नेता बीजेपी के गुट में है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? महाराष्ट्र में जो भी घटनाएं घटी, जो चाहे शिवसेना का स्प्लिट हो चाहे अजीत पवार का स्प्लिट हो, इन सब घटनाओं को नरेंद्र मोदी जी का स्वयं नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद था। उनके मान्यता के बगैर ये कोई भी घटनाएं नहीं घटी। तो ये कहना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, ये बहुत ही बचपने वाली बात है। पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह से आपने अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप किया था, स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था, और किस तरह से आपने 2 दिन में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। आदर्श घोटाले की आपने बात की, यही बात है। तो ये एजेंसी का उपयोग विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने में और विपक्ष के नेताओं को तोड़कर भाजपा में मिलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल साफ है, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र की जो मानसिकता है वो गद्दारी की नहीं है। आज महाराष्ट्र की जान पहचान गद्दार राजनीतिक लोगों की वजह से हो रही है, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। और मैं समझता हूँ कि चुनाव में इस गद्दारी का जवाब जनता की ओर से दिया जाएगा। आज जनता, मतदाता कह रहे हैं कि हमने बड़े विश्वास से आपको वोट दिया, आपको जिताया, और आपने हमारे उस विश्वास को, हमारे उस मतदान को आपने बेच दिया, 50-50 करोड़ में बेच दिया। तो ये लोग स्वीकार नहीं करने वाले। और जब अब चुनाव होगा और जब गिनती होगी तब आपको पता चलेगा कि लोगों में कितना गुस्सा है इस गद्दारी के कारण। पीठ में छुरा खोपने की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ लोग कितने गंभीरता से क्रोधित है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।